प्रेस मीडिया के साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब लोग पधारे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल महारैली का आयोजन दिल्ली के अंदर 4 सितंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर के, जिसकी तैयारियों को लेकर के, जन जागरण के लिए, कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने के प्रेरित करने के लिए और महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है और केंद्र की सरकार पे कान पे जूं भी नहीं रह रही है, इन सब बातों के लिए हमने कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की और तमाम हमारे जो एमएलएज हैं, मंत्री हैं, बोर्ड कॉरपोरेशन के लोग हैं, निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, कुछ जिलाध्यक्ष बन चुके हैं हमारे, और तमाम पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और अग्रिम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और विभाग और प्रकोष्ठों के लोगों को हमने बुलाया था। सबके साथ में आज बैठक हुई और महंगाई को लेकर के चर्चा हुई और किस प्रकार से 4 सितंबर की रैली में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाएं, जिससे केंद्र की सरकार के ऊपर महंगाई कम करने का दबाव बढ़ सके। 25 तारीख को हम जिला कांग्रेस कमेटियों में तमाम जिले के नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और 27 तारीख को हम विधानसभा वार, चाहे वो दोनों ब्लॉकों की एक साथ करें, चाहे ब्लॉक वाइज करें, विधानसभा वार हम लोग 27 अगस्त को बैठक करेंगे और लोगों में 4 सितंबर को दिल्ली के लिए आह्वान करेंगे। और जो महंगाई की स्थिति है, आज एलपीजी गैस है, वो हमारे समय में यूपीए सरकार के समय के बाद में 156% बढ़ चुकी है। जो पेट्रोल है वो 40% से ज्यादा बढ़ चुका है, डीजल है वो 75% बढ़ चुका है, सरसों का तेल 122% बढ़ चुका है, आटा 81% बढ़ चुका है और दूध है वो 71% बढ़ चुका है। और अन्य जो आम रोज की जो आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं, उपभोग की वस्तुएं हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से जो महंगाई बढ़ रही है और केंद्र की सरकार किसी तरीके से उन पे ध्यान नहीं दे करके दूसरे प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटा करके दूसरे अपने सेट एजेंडे के मुताबिक चल रही है। आप और हम सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, सरकार गिराने का षड्यंत्र, देश में धार्मिक असहिष्णुता का माहौल बनाना और किस प्रकार से देश में एक अराजकता का माहौल है, देश में एक डर का, भय का माहौल है और भाई के प्रति भाई की नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब तो उनके नेता भी कहने लगे कि हमारे केंद्र की सत्ता में बैठे लोग केवल सत्ता के लिए लालची हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको जन सेवा, मानव सेवा और देश की सेवा से कोई सरोकार नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कह के इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की इस बैठक के बाद में हम लोग 25 और 27 तारीख तो बैठकें करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कांग्रेस का कार्यकर्ता वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के इस महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चला करके हम 50,000 के लगभग हमने टारगेट रखा है कि हम राजस्थान से उस दिल्ली की 4 सितंबर की कांग्रेस की जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है उसमें भाग लेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि आप महंगाई कम कीजिए। अगर ये महंगाई कम नहीं करते हैं तो देश की जनता इनको 2024 के अंदर आईना दिखा देगी और इनको सत्ता से दूर हटाएंगे, दूर भगाएंगे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करते हुए हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, जिन्होंने 3.5 साल से अधिक समय से जो गुड गवर्नेंस दी है, जो सरकार ने फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना हो, कॉलेज खोलना हो, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलना हो, कृषि के लिए अलग बजट देने की बात, अलग बजट पेश किया हो, आगामी
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू करने जा रहे हैं। आगामी बजट के लिए इनका कहना है कि युवाओं के लिए समर्पित होगा। 3.25 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है, कुछ को 1.25 लाख के लगभग को दे दी गई हैं। तमाम मुद्दों के ऊपर जो अच्छे तरीके से सरकार बढ़िया काम कर रही है, और जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी सुशासन यहां पर दे रहे हैं, उसके माहौल को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक एजेंडा चला रखा है कि बेवजह बदनाम करो। उनका जो चेहरा है आरएसएस और भाजपा का, वो ज्ञानदेव आहूजा है, और हमारा जो विचारधारा, हमारा जो काम, हमारी विचारधारा, हमारी योजनाएं, हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस आप सब देखते हैं कि शानदार है। एक किसी भी मुद्दे को लेकर के नाहक बिना वजह तूल दे करके नॉन इश्यू को इश्यू बना करके ये लोग बाग काम कर रहे हैं, जबकि 3.5 साल में एक भी ऐसी हमारी सरकार की नीति के खिलाफ ये लोग बाग कोई धरना प्रदर्शन या कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं आयोजित कर सके। केवल आपस में टांग खिंचाई, एक दूसरे को नीचा दिखाना, और पहली बार राजस्थान के लोगों ने यह देखा कि यहां प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का मौजूद, यहां पर नेता प्रतिपक्ष मौजूद, यहां पर उपनेता मौजूद, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद, यहां पर प्रभारी संगठन महामंत्री मौजूद, और उसके बावजूद गजेंद्र सिंह जी जो जल संसाधन मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्रालय की बात पे नहीं बोल करके और एक माहौल बना करके चुनावी भाषण दिल्ली से बैठे बैठे दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि उनके पास में केवल और केवल बेवजह सरकार के खिलाफ मुद्दे बनाने का ये षड्यंत्र है या रोड मैप है, उनका प्लान है, और जो ईआरसीपी के ऊपर बोलना चाहिए वो नहीं बोल करके, और ये जिस तरीके से माहौल करना चाहते हैं। कल आपने देखा होगा, पहले तो भाजपा युवा मोर्चा ने जरूर 1-2 प्रदर्शन किए होंगे रीट के मामले में। इन्होंने जो प्रदर्शन किया, इनकी हवा निकल गई, ये कुछ बोल नहीं सके, बेवजह अपने कुर्ते खुद ही फाड़ रहे थे और फोटो खिंचा रहे थे कि हमारी फोटो आ जाए तो हमारी टिकट पक्की हो जाए या हमारी कुर्सी पक्की हो जाए। ये इस तरीके की नौटंकी अब ये इसलिए करने लग गए कि इनके पास में सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा राजस्थान में नहीं मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2023 में हम लोग पुनः सरकार में आएंगे और 2024 में एनडीए सरकार को जाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अशोक गहलोत साहब। देखिए, ने सब बात कह दी आपको। मकसद अभी की मीटिंग यही था कि महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी जिस प्रकार से लगाई गई है आटे पे, दाल पे, दही पे, बड़ा रिएक्शन है पूरे देश के अंदर। ऊपर से झूठ बोल रहे हैं केंद्र सरकार और वित्त मंत्री की जीएसटी काउंसिल के अंदर ये तय होगा, उसमें विपक्षी पार्टियों के सदस्य भी थे। मैंने 2 पत्र लिखे हैं, हमने विरोध किया था वहां पे भी, आज भी विरोध करते हैं। आप इनको वापस विड्रॉ करो जीएसटी को, जिससे कि महंगाई कुछ कम हो। ये मुद्दा बन चुका है। और 5 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने अरेस्ट दी, मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम लोग भी वहीं पे थे। उसके बाद में ये गवर्नमेंट डिफेंस में आ गई है, डिफेंसिव हो गई है और समझ गई कि जनता के जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी का है और रोजगार का है, और फिर जीएसटी के ऊपर ये और लग गया तड़का उनका। उससे लोग ये घबरा गए हैं और घबरा करके फिर अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं काला जादू हो रहा है, काला जादू हो रहा है, मैजिक, ब्लैक मैजिक हो रहा है। काले कपड़े पहन के जो आंदोलन किया, मोदी जी बौखला गए पहली बार मैं देखा, और कह रहे तो ब्लैक मैजिक है, जादू टोने होते रहते गांवों के अंदर, ये है वो है। वो डिफेंस में आ गए उस दिन। तो ये हालात है देश के अंदर, बहुत गंभीर हालात है। महंगाई सीमाएं पार कर चुकी है,
गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा देश के अंदर, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। आर्थिक नीति इनकी ऐसी है जो पूरा जो माहौल है देश का वो सिमट गया है, कुछ लोगों तक पूरी पूंजी इकट्ठी हो रही है, आम लोग महंगे से त्रस्त है। और तो और 80 रुपये क्रॉस करेंगे डॉलर रुपए, बताइए आप, 80 रुपये डॉलर रुपये हो गया। तो आप सोच सकते हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उसी चिंता नहीं हो, उनको कांग्रेस मुक्त भारत का नहीं चिंता है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, खाली इवेंट कर रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोई अमृत महोत्सव कामयाब नहीं हो सकता देश के अंदर। जो 10-12 साल तक जेलों में बंद रहे हों आजादी के जमाने के अंदर, प्रथम प्रधानमंत्री हों, इनके राज में ना इंदिरा गांधी का त्याग बलिदान दिया देश के लिए, खालिस्तानी बनने दिया, कुछ जिक्र नहीं उसका। इनके राज में किस प्रकार हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, राजस्थान से भी कम नहीं थे फ्रीडम फाइटर, पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने, ज्ञात अज्ञात लोगों ने किस प्रकार से कुर्बानी दी, त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे। भगत सिंह तो फांसी के फंदे पे चढ़ गए, कई लोग, उनका कोई इनको मायने नहीं है। कभी कभी फॉर्मेलिटी में कह देते हैं। सरदार पटेल थे या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे गोपाल गोखले थे या लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, किन किन के नाम गिनाए। ये खाली अपने आरएसएस बीजेपी इन लोगों ने इवेंट बना दी, इसको इवेंट बना दी खाली। पिछले जो साल हुए उसको किसी ने मनाना पड़ता ही, सरकार इनकी है तो ये मना के खाना पूर्ति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं नई पीढ़ी को नहीं बल्कि वर्तमान पीढ़ी को भी, जो नए आजादी के बाद में पैदा हुए, उनको मालूम पड़ेगा हमारे त्याग बलिदान क्या थे। आजादी के बाद में हम पिछले साल में कितनी उन्नति प्रगति की हर क्षेत्र के अंदर, इसका गर्व महसूस नहीं करवाएंगे हम अगर नौजवान पीढ़ी को। यही नौजवान पीढ़ी कल देश का भार संभालेगी आने वाले वक्त के अंदर, ये क्या बताएगी अगली पीढ़ी को। तो मोदी जी जो इतिहास की सच्चाई नहीं बता रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं एनडीए गवर्नमेंट वाले, उसका नुकसान आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को होगा। इसलिए में चिंता लगी हुई है। इनकी आर्थिक नीति बर्बाद कर रही है देश को, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। स्थिति जब विस्फोटक होती है तो उसी में से फिर ये क्राइम बढ़ते हैं, घटनाएं बढ़ती है, दुर्घटनाएं बढ़ती है। अगर नई पीढ़ी को आप रोजगार नहीं देंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो आप जानते हैं कि, सब जानते हैं कि इनका फॉलोआउट क्या हो सकता है, जो फॉलोआउट हो रहा है देश के अंदर। आज धर्म के नाम पे राजनीति लोग कर रहे हैं, इतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई है धर्म और जाति के बीच में। आप देखिए कितना जगह पर घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, किस प्रकार कानून लोग तोड़ रहे, हाथ में ले रहे हैं देश के अंदर। तो ये हमें चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो रैली हो रही है उस पर हम लोग आह्वान कर रहे हैं प्रदेशवासियों को भी। तमाम कार्यकर्ता जाएंगे, प्रदेशवासी जाना चाहे वो भी जाएं, और जो प्रोग्राम देती है कांग्रेस ब्लॉक में, जिले में, प्रदेश के अंदर, उसको कामयाब करने के लिए आम जनता साथ आए, तब जाके मैं समझता हूँ सरकार पे दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो फिर महंगाई कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये मेरा कहना है। जिस तरीके से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है सर, लेकिन यूपीए सरकार के समय एक नैरेटिव जो बनता था, कांग्रेस वैसा चुनावी मुद्दा सर बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाती? क्यों वो एक देशव्यापी माहौल महंगाई के खिलाफ नहीं बन पाता? बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। अभी जो रैली हुई है ब्लॉक की और डिस्ट्रिक्ट की, राजस्थान के अंदर भी, जयपुर के अंदर भी आपने देखा होगा, अच्छी संख्या में लोग आए थे, तो मुद्दा बन रहा है, तभी तो डिफेंस में आए हैं। आपको लगता है कि मीडिया अभी गोदी मीडिया हो गया है, मीडिया अभी पूरी तरह मोदी जी एनडीए गवर्नमेंट डरा हुआ है। वो इश्यू हमेशा मीडिया बनाता है। आज तक मुल्क में जब कभी इश्यू बना है, ये चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहलाता है, ये वास्तव में चौथा स्तंभ है।
डेमोक्रेसी को बचाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, संविधान की रक्षा करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। पर मीडिया खुद दबाव में डाल दिया गया है, ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से, सीबीआई के डर से। तो अब क्या करो बताओ आप? इशू तो आप लोग बनाते हो। आप लोग जब बताते नहीं हो कि महंगाई की मार कितनी बड़ी है, वरना कांग्रेस शासन में क्योंकि खुलापन था, मीडिया को पूरा फ्रीडम था, तो जम के वो आलोचना करते थे सरकार की, इशू बनता था। हमने तो कई हमारे मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, कानून मंत्री को इस्तीफे ले लिए भाई। 2G स्पेक्ट्रम में जेल चले गए केंद्रीय मंत्री। कोलगेट के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, और वो कोलगेट कहाँ गया आपका? वो कहाँ गया आपका? 2G स्पेक्ट्रम कहाँ गया? लोकपाल कहाँ गया? सरकार हिल गई, सरकार चली गई हमारी। अब लोकपाल को याद करते हैं क्या? ना लोकपाल को याद करते हो आप लोग, ना आप कोई 2G स्पेक्ट्रम को याद करते हो, ना आप कोलगेट को याद करते हो, ना ब्लैक मनी लेके आऊंगा मैं 14 में मोदी जी कहते थे उसको याद करते हो, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे उसको याद करते हो। कुछ नहीं करते हैं। मीडिया बहुत दबाव के अंदर है। पब्लिक का सर परसेप्शन और सोच नहीं बदल रही है चुनावी राज्यों के रिजल्ट। चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता सर। पब्लिक आपके मूवमेंट में चुनाव मुद्दा बनेगा, आप देखेंगे। अभी चुनाव हम जीतेंगे, अगला चुनाव 2023 के अंदर जीतेंगे राजस्थान के अंदर। फिर आप 24 के चुनाव में इस बार मोदी जी को आसान खेल नहीं उनके लिए लगता, अभी उनको है। पर मेरा मानना है जिस प्रकार से घेराबंदी हो रही उनकी खुद की, और जिस प्रकार झटका हुआ है बिहार के अंदर उनको नीतीश कुमार ने दिया है, उसके बाद में और महंगाई और ये जो बेरोजगारी है, कांग्रेस ने जो आंदोलन किया राहुल गांधी के नेतृत्व में, उससे मोदी सरकार हिल चुकी है। और कुछ भी परिणाम हो सकते 24 के अंदर। ये घमंड अगर उनको है तो ये घमंड तो वाजपेयी के वक्त में फील गुड भी हुआ था, इंडिया साइनिंग हुआ था, वो चला नहीं था। और सरकार बन गई थी, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, मनमोहन सिंह जी बनाए, जिन्होंने बहुत शानदार काम किया। पर मीडिया ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, सरकार चली गई हमारी। लोकपाल, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट क्या क्या लेके आए, वो कहाँ चला गया? 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, शेरनी जी ने बोला था, वो कहाँ चला गया घोटाला? अब मीडिया नाम लेता ही नहीं है। मीडिया खुद ही जेल में जा रहा है। साहित्यकार, पत्रकार, मीडिया वाले तो जेल में बैठे हैं आपके साथी। तनख्वाह आपकी कम हो रही है, नौकरी निकाले जा रहे हो आप लोग, बोल नहीं रहे हो आप लोग भी, क्योंकि आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग रहती है आपकी भी। सर समाज में मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। आप ही के राज्य में न्यूज 18 इंडिया के ब्यूरो चीफ भवानी सिंह के घर पे उनको अरेस्ट करने के लिए आपकी पुलिस जाती है, ना कहीं FIR है, ना कोई और केस है। मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं तो मुझे नहीं मालूम। आज सुबह आपकी पुलिस उनके घर पे उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी। पता कर लेंगे। सर समाज में एक ऐसा वर्ग है मध्यम वर्ग जिसकी कोई आवाज नहीं है और सबसे ज्यादा पीड़ित भी वही है, क्या कांग्रेस उसकी आवाज बनेगी? और दूसरा मध्यम वर्ग में हमारी सरकार बदली भैया। मध्यम वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। कांग्रेस उसका सम्मान करती है। राहुल गांधी जी के हर कैंपेन के अंदर, गुजरात के अंदर भी, देश के अंदर भी, हमेशा वो मध्यम वर्ग की बात ही करते हैं। हम जानते हैं मध्यम वर्ग की स्थिति क्या है देश के अंदर। सबसे अधिक दुखी कोई है अभी, गरीब तबका तो ही है, पर मध्यम वर्ग भी कम दुखी नहीं है। सर ज्ञानदेव आहूजा जी के बयान पर आपका क्या कहना है? ज्ञानदेव आहूजा जी का बयान बहुत ही मैं समझता हूं कि जिसकी मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में कंडेम करूं उसको। और उन्होंने, मैं समझता हूं कि जो क्राइम किया है, जिस रूप में जो बात खुद ने बोली है, उसमें तो उनके खिलाफ में पुलिस ने मुकदमा दर्ज हो गया है, कार्रवाई निष्पक्ष जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। वो क्या बोले उनके मालूम पड़ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। और तो और जो उन्होंने बयान दिया है, मुझे लगता है कि उनको जवाब देना पड़ेगा हाईकोर्ट के अंदर भी, क्योंकि जब केस एक बार चालान पेश हो चुका है, लोअर कोर्ट हाईकोर्ट में केस चलता है, उसके बाद में मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति तो खुद भड़काने वाला था या इसके कहने से ये मर्डर हुए हैं, तो कोई एक्यूज बन सकता है। ये तो लीगली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। पर ये बीजेपी का
आप सोच सकते हो कि बीजेपी की सोच जो है वो ज्ञानदेव आहूजा के माध्यम से बाहर आती है। आप इसको इस रूप में मानिएगा, ज्ञानदेव आहूजा जैसे लोग जो हैं वही बीजेपी आरएसएस की सोच को कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता है। सोच उनकी वही है, इसीलिए हम कहते हैं हिंसा का विरोध करते हैं। भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रहे आपस के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग को कई बार अपील करिएगा, आप अपील करो देश के अंदर कि आज माहौल बहुत सरचार्ज है, धर्म के नाम पर बहुत अलगाव हो गया है, उसको समाप्त करवाओ। प्रधानमंत्री की एक बोलने के कहने से फर्क पड़ता है, ये मानते हैं। उन्होंने पहले ताली बजवा दी, अब क्यों नहीं वो शांति की अपील करते हैं। तो ये मेरी बार बार अपील है। पर मोदी जी पता नहीं, अभी उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर है मिस्टर डोवाल, वो बोले थे अभी इन बातों को लेके। तो डोवाल बोल सकता है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल सकते हैं, ये मेरा कहना है। कल भी जा रहे हैं। देखिए वो तो कैंपेन अभी तो शुरू हो रहा है, अभी चुनाव टाइम है, देखते हैं क्या होता है। हमारे रघु हमारी बहुत वरिष्ठ नेता लगे हुए वहाँ प्रभारी हैं, रात दिन एक कर रहे हैं वहाँ पे। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ पहले भी प्रदर्शन किए, इस बार रैली कितना असर छोड़ेगी सर सेंट्रल गवर्नमेंट पे? पहले बहुत ही शानदार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रैली की है महंगाई विरोधी जयपुर के अंदर, अब दिल्ली में हो रही है, और लगातार इसको इश्यू बना रहे कांग्रेस बनाए हुए हैं। और मैं समझता हूँ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अब तो हद पार हो गई है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला चल रहा है, उसमें आपका भी नाम चल रहा है। कोई आपको सलाह देने दे दीजिए। कोई आप बोले कि मैं नहीं बनूंगा, पार्टी में आपने राहुल गांधी है को बनाने में लगे क्या? राहुल गांधी को पार्टी बनाने में हाँ। लगी हुई है, लेकिन राहुल गांधी मना कर चुके हैं सर। तो ऐसे में क्या देखो, राहुल गांधी नहीं बनते अगर मान लीजिए, तो इसमें देश में कांग्रेस में निराशा आएगी, कई लोग घर बैठ जाएंगे और तकलीफ होगी हम लोगों को। उनको चाहिए कि वो आम कांग्रेस जन की भावनाओं को समझते हुए पूरे देश के अंदर उनको खुद को ये पद स्वीकार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा एक बार एक इंटरव्यू के अंदर, 250 लोग बैठे थे एआईसीसी के अंदर, 6 ग्रुप बने थे, 1 बाय 1 सबसे बातचीत हुई। जो हमारे तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे उसके अंदर, सीएलपी लीडर्स थे देश के, केंद्रीय मंत्री रहे हुए थे वो थे, प्रदेश एआईसीसी के महामंत्री रहे थे वो थे, उन सबसे 1 to 1 बातचीत हुई। सबने कहा कि राहुल गांधी को वापस बनना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। तो आप सोच सकते हो कि ये स्थिति है। तो जब एक तरफा राय उनके बारे में है तो उनको फिर मैं समझता हूं कि स्वीकार करना चाहिए। पब्लिक की डिमांड है कि गैर गांधी परिवार से भी एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। ये गांधी और नॉन गांधी की बात नहीं है, ये तो संगठन का काम है। कोई प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इस परिवार का 32 साल से ना प्राइम मिनिस्टर बना कोई, ना केंद्रीय मंत्री बना, और ना कोई मुख्यमंत्री बना इस परिवार का ही। तो फिर मोदी जी इस परिवार से डरते क्यों हैं? केजरीवाल को कहना पड़ रहा है 75 साल में कुछ नहीं हुआ देश के अंदर, तो सब लोग कांग्रेस पे क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का डीएनए और देश का डीएनए एक है। आजादी के पहले भी, आजादी के बाद में ही उसी ढंग से कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के साथ लेके चलती है। अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे देश के अंदर, उनको साथ लेके चली है, तब जाके मुल्क एक अखंड रहा है। चाहे जान दे दी इंदिरा गांधी ने, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये बात तो सबके जहन में होनी चाहिए। इसलिए आज जो ये कुछ भी घबरा रहे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस ही क्यों घबराते हैं? और कांग्रेस कहीं जाने वाली नहीं है। चाहे केजरीवाल ही बहुत बोलने लगे आजकल, तो 75 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं नंबर 1 बनाऊंगा देश को। तो ये इस प्रकार वो बोल करके
मैं समझता हूं लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो लोग। और कांग्रेस को पिछले साल में कुछ नहीं हुआ। अरे पिछले साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र जिंदा रखा, इसलिए देश में आज प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो कैसे बनते मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कैसे बनते? ये सब कांग्रेस की देन है देश को। और कोई कार्यकारी अध्यक्ष का भी चल रहा है, अगर ये मॉडल आता है अरे कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, आपके ग्रुप में कौन अध्यक्ष बनने वाला बताइए? आपका आपका एमडी हो रहेगा कि चेंज होगा? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2024 में आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जाएगी, पर वो लोग 25 साल का आगामी जब भी भाषण होते हैं कहते हैं कि 25 साल हम सत्ता में और आएंगे और उसको लेकर प्लानिंग। पहले उनका 50 साल का था, 50 साल से 25 में आए हैं। ठीक, धन्यवाद।